गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, पद्य के अंतर्गत कल तक आप लोगों को कवियों के जीवन परिचय लिखाए जा रहे थे, जिसमें आपने कबीरदास, मीराबाई और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय नोट कर लिया है, लिख लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को याद भी हो गया होगा। तो बच्चों, अब जीवन परिचय में जहाँ कवियों का जीवन परिचय आपने लिखा है, वहाँ पर 2 पन्ने आप छोड़ देंगे। 2 पन्ने छोड़ने के बाद पाठ 1 नाम डालेंगे साथी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको काव्य के अंतर्गत जो पाठ हैं उनकी व्याख्या करना सिखाएंगे। मैंने कुछ कंटेंट पहले से नोट कर लिया है ताकि इसे मैं आसानी से बता सकूं, थोड़ा वीडियो जल्दी बन जाए। तो पहला हमारा जो काव्य के अंतर्गत पाठ है वह है बेटा साखी। साखी यह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है साक्षी, और साक्षी का तात्पर्य होता है आंखों देखा या प्रत्यक्ष। ठीक है बेटा। तो कबीरदास जी ने जो एक रचना की थी जिसका नाम था बीजक, उसमें 3 चीजों को समाहित किया गया, साखी, सबद और रमैनी। अब आपको हम साखी के बारे में बताना चाहते हैं। इनका जो ये साखी है, हमने बताया इसका तात्पर्य अर्थ क्या होता है, प्रत्यक्ष या आंखों के सामने। तो कबीरदास जी ने अपने इस साखी में सबसे ज्यादा से ज्यादा दोहा छंदों का प्रयोग किया है, और अपने इस साखी के माध्यम से समाज को सुधारने का या ज्ञान की भावनाओं को प्रवाहित करने का कार्य किया है। यहाँ पर आपकी जो साखी में कुछ पद दिए गए हैं, उनकी व्याख्या हम आपको बता रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। पहले एक दोहा हम पढ़ते हैं, फिर बताते हैं इसे कैसे करना है। दोहा है, सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। बेटा आप लोग किताब सामने रखिएगा, मेरा वीडियो देखिएगा, तब अच्छे समझ में आएगा। क्या कहा? सतगुरु हमसो रीझ कर। कौन कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं। सतगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। अब समझना ये है क्या ये? काव्य के अंतर्गत जब व्याख्या करने को आएगी तो ये पद्यांश आपको 2 दिए रहेंगे, 2 में से 1 पद्यांश आपको करना होगा। मान लीजिए यही पद्यांश आपका आ जाता है जो हमने अभी दोहा आपको सुनाया कबीरदास जी का, इसे आप कॉपी पर हल कैसे करेंगे? सर्वप्रथम संकेत लिखेंगे। संकेत क्या होता है? हमारे पास जो पद्य खंड दिया गया है उसमें शुरुआत के 1 से 2 3 शब्द ले लेते हैं और अंत के 2 शब्द ले लेते हैं। इससे हम ये बता देते हैं कि कौन सा पद्य खंड करने जा रहे हैं। ये होता है बेटा संकेत। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा संकेत क्या होता है। जो पद्य खंड हम करने जा रहे हैं उसमें शुरू के 2 शब्द और अंत के 2 शब्द लिखे जाते हैं। इसके बाद संदर्भ। संदर्भ क्या होता है? संदर्भ में हम अपनी पाठ्य पुस्तक पाठ और पाठ को जो लिखने वाले कवि हैं या लेखक हैं उनका वर्णन करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि आखिर ये दोहा हमारा किस पाठ से लिया गया है और उसके रचयिता कौन है। जैसे कि देखिए ध्यान से, इधर लिखने का तरीका समझ लीजिए, इसे कैसे इसे लिखा जाता है। प्रस्तुत पद्यखंड, या यहाँ पर एक पद्यांश शब्द भी लगा सकते हैं। प्रस्तुत पद्यांश कहें या प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पाठ, जो पाठ हमारा है उसका नाम लिखेंगे। तो हमारा ये दोहा किस पाठ से लिया गया? साखी पाठ से लिया गया, और जो पाठ का नाम है उसे अंडरलाइन कर देंगे, इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंदर क्लोज करेंगे। साखी नामक पाठ से लिया गया है जिसके रचयिता, इस बात को ध्यान रखें, जब हम पद्य पढ़ रहे होंगे, पद्य की व्याख्या कर रहे होंगे तो वहां रचयिता लिखेंगे, और जब हम
गद्य में व्याख्या कर रहे होंगे तो यहाँ पर रचयिता की जगह लेखक लिखेंगे। विशेष ध्यान रखने वाली बात है, पद्य जब हम पद्य की व्याख्या कर रहे होंगे तो रचयिता लिखेंगे और जब गद्य की व्याख्या कर रहे होंगे तो लेखक लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, पद्य की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, रचयिता लिखेंगे, लेखक नहीं लिखेंगे। तो हमारा जो ये साथी पाठ है इसके रचयिता कौन है, कबीरदास जी। इसे भी सिंगल इन्वर्टेड कामा में क्लोज करेंगे और अंडरलाइन कर देंगे। अब कभी कभी होता क्या है कि संदर्भ ना पूछ के वो सीधे ये कह देता है, जो ये पाठ दिया गया है, ये पद्यांश दिया गया है, इस पाठ के लेखक, पाठ और पाठ के लेखक का नाम बताइए, तब भी आपको यही कर देना है। अब इसके बाद हमारी तीसरी हेडिंग आती है व्याख्या। व्याख्या हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इतने समझ में आ गया, ये जो हेडिंग होगी हमारे स्केच पेन से होगी, ये भी स्केच पेन से और ये भी स्केच पेन से। जिस प्रकार हमने अंडरलाइन किया है उसी प्रकार आपको अंडरलाइन भी करना होगा। ये यहाँ ब्लैक पेन होगा लेकिन जो पतला चलता है, ये दोनों संकेत के जो शब्द लिखे हुए हैं ब्लैक पेन से होंगे लेकिन जो पतला चलता है स्केच से नहीं। यहाँ का जो प्रकरण होगा संदर्भ का, ये पूरे नीले पेन से होगा। अंडरलाइन आप किसी भी अलग पेन से कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई बेटा। अब हम आते हैं अपनी व्याख्या पर। व्याख्या में किसकी करनी है, सतगुरु हम सो रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। अब हमने आपको जीवन परिचय पढ़ाते समय यह बताया था कि कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे, निर्गुण काव्य धारा के कवि थे भक्ति काल में। इन्होंने क्या किया है, समाज में फैले हुए बुराइयों व आडंबरों को दूर करने का प्रयास किया है। वह समाज को एक नई दिशा में ले जाना चाहते थे। यहाँ समाज में फैले हुए भ्रम, आडंबर, दिखावा, माया, मोह आदि से मुक्त करके ईश्वर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इन दोहा साखी के दोहों में उन्होंने इन्हीं मनोभावों को व्यक्त किया है। पहले दोहे में उन्होंने अपने गुरु की महिमा का वर्णन किया है। क्या वर्णन किया है, सतगुरु हमसो रीझ कर। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने रीझ कर, एक शब्द आया यहाँ पर, रीझ कर। रीझ कर का तात्पर्य होता है प्रसन्न होकर। तो सतगुरु, मेरे गुरु जो सतगुरु हैं, उन्होंने बताया कि कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने मेरी सेवा भाव से रीझ कर अर्थात प्रसन्न होकर के एक कहा प्रसंग, मुझे एक ऐसी प्रसंग माने कथा या बात कहेंगे हम, एक ऐसी कथा सुनाई या मुझे एक ऐसी बात बताई। उस बात को सुन करके बरस्या बादल प्रेम का, मेरे ऊपर प्रेम रूपी बादलों की ऐसी बरसात हुई, भीज गया सब अंग, जिससे मेरा अंग अंग भीग गया। तो फिर से सुने एक बार व्याख्या को ध्यान से। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने मेरी सेवा भाव से प्रसन्न होकर के मुझे एक ऐसा प्रसंग सुनाया, एक ऐसी बात सुनाई, बात बतलाई, जिसे सुन करके मेरे ऊपर किसकी बरसात हुई, प्रेम रूपी बादलों की ऐसी बरसात हुई जिससे मेरा अंग अंग भीग गया। तो ये रही आपकी व्याख्या। व्याख्या के बाद क्या करना है बेटा, समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि प्रश्न जब आपका बनता है तो वहां यही पूछा जाता है, यही कहा जाता है, निम्नलिखित पद्य खंड में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्यात्मक सौंदर्य लिखिए। प्रश्न पूरा आप समझते हैं, हम इसे रेज करते हैं फिर समझाते हैं। तो क्या क्या पूछा जाएगा, यह कुल 6 नंबर का प्रश्न होगा, जिसमें से संदर्भ होगा,
व्याख्या होगी और काव्यात्मक सौंदर्य होगा। ये जो 6 नंबर का प्रश्न है पूरा डिवाइड रहेगा। कक्षा 9 बेटा गलती हो रही है, 6 नहीं है 8 नंबर में इस समय पूछा जा रहा है। संदर्भ आपका 2 नंबर का, व्याख्या है आपकी 4 नंबर की और काव्यात्मक सौंदर्य आपका 2 नंबर का। कुल इस समय 8 नंबर का ये प्रश्न, ये जो व्याख्या है पूछी जाती है काव्य में। तो संदर्भ आपका 2 नंबर का, व्याख्या आपकी 4 नंबर की और काव्यात्मक सौंदर्य 2 नंबर का। अब तक हमने 2 चीजों पर चर्चा कर ली। संदर्भ आपको लिखना समझा दिया, बता दिया। व्याख्या अभी हमने पढ़ करके सुनाई। अब हमारा बच रहा है काव्यात्मक सौंदर्य। अब हम आगे काव्यात्मक सौंदर्य पर चर्चा करेंगे। समझने का प्रयास करिएगा क्या होता है काव्यात्मक सौंदर्य। इसके श्रेणी पड़ेगी काव्यात्मक सौंदर्य। अब इस काव्यात्मक सौंदर्य में जो उप हेडिंग्स पड़ती हैं उन्हें समझने का प्रयास करिए। ये आपका स्केच पेन से होगा और इसके किनारे उप हेडिंग होगी, उन्हें बताना होगा। नंबर 1 सबसे पहले भाषा आती है। नंबर 2 शैली आती है। नंबर 3 रस आता है। नंबर 4 छंद आता है। नंबर 5 अलंकार आता है। होने को तो 7-8 हेडिंग्स होती हैं, लेकिन कम से कम 5 हेडिंग्स आपकी तैयार होनी चाहिए। एक और हेडिंग्स ले लेते हैं, शब्द शक्ति। अब हमें करना क्या है, हमें जो पद्यखंड मिला हुआ था उस पद्यखंड में ये जानना है कि भाषा कौन सी है, शैली कौन सी है, इसमें रस कौन सा प्रयुक्त हुआ है, छंद कौन सा है, अलंकार कौन सा प्रयोग में लाया गया है तथा शब्द शक्ति कौन सी निर्धारित है, ये हमें बताना है। जब हम इन सबको बताएंगे तभी हमें एग्जामिनर 2 नंबर देगा। सबसे पहले भाषा। भाषा कैसे पहचानेंगे, थोड़ा कठिन विषय है, क्योंकि अभी तक आप लोगों को भाषा के बारे में इतना ज़्यादा बताया नहीं गया है कि कोई पद्यखंड पढ़ करके आप आसानी से भाषा समझ सकें। तो भाषा के लिए एक साधारण सी बात है, हम देखेंगे कि कबीर दास जी की जो भाषा हमने जीवन परिचय में लिखाई है, आप उसी भाषा को यहाँ पर लिख देंगे। तो हमने कबीर दास जी की कौन सी भाषा बताई थी, शायद याद हो, नहीं याद हम बता देते हैं। पंचमेल खिचड़ी, या सधुकड़ी। याद आ रहा होगा, हमने जीवन परिचय बताया ठीक से बेटा। नहीं याद, कोई बात नहीं, हम फिर से बता रहे हैं, सुन लीजिए। भाषा कौन सी है, इसमें हमारा जो ये पद्यखंड दिया गया है पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी भाषा। अब आती है शैली की बात। तो शैली में कबीर दास जी के जितने भी साखी लिखे गए सब में उन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। पूरे पाठ में यह आपका निश्चित रहेगा। शैली जब भी कबीर दास जी के साखी की बात हम करेंगे वहां मुक्तक शैली ही लिखेंगे। अब आता है रस। रस की परिभाषा हमने बताई थी, किसी काव्य को पढ़ करके हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है वही हमारा रस होता है। रसों के बारे में हमने बताया था
कि मुख्यतः 9 रस और 10वां वात्सल्य रस भी आजकल माना जाता है, वहीं उसी आधार पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ हमने पढ़ करके देखा तो कबीरदास जी ज्ञान की बातें प्रवचन के माध्यम से फैला रहे हैं। तो यहाँ 2 ही रस हो सकते हैं, या तो भक्ति रस या फिर शांत रस। तो यहाँ कौन सा रस है, भक्ति है या शांत है? जब हम ईश्वर से सीधे जुड़ करके उनकी वंदना करते हैं तो वहां पर भक्ति रस होता है। साधारण सी बात समझने का प्रयास करें, जब ईश्वर से सीधे जुड़ करके सीधे ईश्वर की बात की जा रही होती है तब वहां भक्ति रस होता है। और यदि हम उनके सानिध्य में रहते हुए ज्ञान के माध्यम से समाज को सुधारने का कार्य कर रहे होते हैं, वहां पर शांत रस होता है। संभवतः आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। तो रस यहाँ पर कौन सा होगा? शांत रस बेटा। छंद के बारे में हमने पहले ही बताया शुरुआत में कि साखी में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो दोहा पूरे साखी में किसका है? दोहा छंद का। अलंकार, अलंकारों के बारे में हमने बताया था कि अलंकार क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। तो यहाँ देखेंगे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कौन से तत्व हैं, इन पर विशेष चर्चा हम जब अलंकार पढ़ाएंगे उस पर करेंगे। अभी आपको सिर्फ बता देते हैं कि हमने देखा एक वर्ण की कई बार आवृत्ति हो गई तो वहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाता है। और यदि इसमें हम देखें तो यहाँ पर भी री कर रा आ गया 2 बार, बरस्या बादल में बा 2 बार आ गया। सब यहाँ पर हमने देखा कि 2-3 वर्णों की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। शब्द शक्ति पर विस्तृत चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना लिख लें कि इसमें अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पद्य की व्याख्या कैसे करनी है यह अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अन्य जो पद्य हैं उन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।